गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को चौथा चैप्टर पढ़ा रहा था और उसमें एक आखिरी टॉपिक रह गया है मेरा वर्तुल गति, लेकिन वो एक्चुअल में सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी अब जो नए सिलेबस है उसमें वर्तुल गति नहीं आएगा। आप भले चेक कर लेना सिलेबस को। तो मैं आपको जो है वो गति के नियम चालू करा रहा हूँ, लेकिन गति के नियम में से भी गति के नियम हटा दिए गए हैं, लेकिन उसके बिना काम चलेगा नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 5 में जो गार्बेज टॉपिक्स हैं, यानी कि जो बेकार टॉपिक्स हैं जिनको हटा दिया गया है, उसको हटाते हुए कुछ जैसे अच्छे टॉपिक भी हैं, जैसे गति का नियम, उसको हटाया गया है। लेकिन उसमें उसके बिना वो चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। चैप्टर का नाम ही गति के नियम है, तो मुझे कम से कम उनको तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का क्या, गति के नियम, चैप्टर नंबर 5। तो आइए देखते हैं। गति के नियम है ना इस चैप्टर का नाम। और गति के नियम वैसे तो देखिए न्यूटन ने दिए थे, है ना। न्यूटन ने गति के नियमों के बारे में काफी कुछ बताया भी था। बल क्या होता है, आप जानते होंगे बल क्या होता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसको रोकने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गतिमान करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं धक्का देना या खींचना जो है वो आपका क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो सबसे पहले मैं जड़त्व के बारे में बताऊंगा। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, या इसको हम गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ। जड़त्व का नियम, या इसको अपन क्या कह रहे हैं, गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने दिए थे, भले लिख लेना। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। न्यूटन गति के नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यह गति का प्रथम नियम है। अब इसमें कई सारे हैं, जैसे नंबर 1 है आपका पहला, स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे आप किसी बस में सफर कर रहे हैं और बस का ड्राइवर एकाएक बस को गतिमान करता है, एकदम बस को वो आगे की तरफ लेके जाता है, तो उसमें बैठे हुए जो यात्री हैं उनको पीछे की तरफ धक्का लगता है ना। उसका रीजन ये है कि पीछे की तरफ धक्का लगने का कारण ये है कि कमर से नीचे का हिस्सा जो बस के साथ संपर्क में है वो तो बस के साथ गतिमान हो जाता है, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा स्थिर रहने का प्रयत्न करता है। परिणाम स्वरूप उसको पीछे की तरफ क्या लगता है, धक्का लगता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है। छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं इनको गति के नियम को, अब इसीलिए क्या कर दिया, इनको स्किप कर दिया है। सिलेबस से जो टॉपिक हटाए जाते हैं वो इसी आधार पर हटाए गए हैं कि ये पहले पढ़ चुके हैं बच्चे, पर हमें तो पता है ना कि इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, तो हम उन्हें पढ़ाएंगे। तो वर्तुल गति को भी आप ये मत समझें कि वो हटा दिया और हम उसको नहीं बताएंगे, लेकिन उसको बताएंगे चैप्टर नंबर 7 के आसपास में, है ना। अभी तो जनरल सिखाएंगे उसके लिए। तो ये तो स्थिर अवस्था का जड़त्व है। दूसरा
गतिमान अवस्था का जड़त्व। गतिमान अवस्था के जड़त्व के हिसाब से यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहने का ही प्रयत्न करती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कि बस एक समान वेग से कोई बस चल रही है और बस का ड्राइवर एकदम ब्रेक लगाता है तो उसमें जो यात्री बैठे हैं उनको आगे की तरफ क्या लगता है, ऐसे धक्का लगता है। उसमें जो बैठे हुए यात्री हैं उनको आगे की तरफ धक्का लगता है, समझ रहे हैं ना। तो ये गतिमान अवस्था का जड़त्व। तीसरा है दिशा का जड़त्व। देखिए दिशा का जड़त्व तो देखा जाए तो गतिमान अवस्था का ही जड़त्व एक तरह का। इसके हिसाब से अगर कोई वस्तु किसी एक दिशा में गतिमान है तो वह उसी दिशा में गतिमान रहने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कोई बस है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी दिशा में चलने की कोशिश करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ओके, ये दिशा का जड़त्व है। ठीक है, दिशा का जड़त्व। अब ये गति का आपका पहला नियम है। अब इसके बाद गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय सेकंड लॉ। गति के द्वितीय नियम को समझाने से पहले हमें समझाना पड़ेगा बेटा संवेग को, क्योंकि द्वितीय नियम संवेग के ऊपर आधारित है। संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू v। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है आपका, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है आपका, संवेग कहलाता है। और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसकी विमा क्या होगी, m1 L1 T-1, ये इसकी विमा होगी। संवेग क्या होता है, किसी भी कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, उसका संवेग कहते हैं। P से व्यक्त करते हैं, P बराबर m इंटू v, ये संवेग है आपका। अब इसमें दोनों चीज की महत्वता है। पहले है द्रव्यमान की महत्तता। हाँ, द्रव्यमान की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। द्रव्यमान की क्या महत्ता है, द्रव्यमान की ये महत्ता है कि जैसे अगर कोई वस्तु, द्रव्यमान की महत्ता ये है कि जैसे मान लो कि एक ट्रक है और एक कार है, दोनों एक सीधे रास्ते पे चल रही है। ट्रक और कार दोनों एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे, दोनों एक समान वेग से चल रहे हैं। तो किसको अधिक बल की आवश्यकता होगी, ट्रक को। एक सीधे रोड पर चलने के लिए ट्रक को जो है वो अपेक्षाकृत बस की मतलब कार की अपेक्षाकृत ट्रक को जो है वो अधिक बल की आवश्यकता होगी। या मान लीजिए समान ऊंचाई से आप एक पत्थर गिराएं और एक भारी वस्तु गिराएं, एक हल्की वस्तु गिराएं, तो बहुत सिंपल सी बात है, हल्की वस्तु को पकड़ना भारी वस्तु की तुलना में अपेक्षाकृत कैसा होगा, आसान होगा। ठीक है, ये द्रव्यमान की महत्ता है। तो जिस कारण का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका संवेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये द्रव्यमान की महत्ता है। उसके बाद दूसरा है वेग की महत्ता। वेग की महत्ता क्या कहती है सर, ये कहता है कि अगर किसी कण का वेग अधिक है, जैसे अगर किसी कण का वेग ज्यादा है तो भी उसका संवेग जो है वो ज्यादा होगा। कैसे, मेरे पास मान लीजिए बंदूक की एक गोली है, उसको मैं फेंकता हूं, नॉर्मली क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर उसी बंदूक की गोली को मैं बंदूक में रखकर फायर करता हूं, चलाता हूं, तो क्या होगा,
फायर करता हूं तो क्या होगा, तो वो मानव के शरीर में घुसने से पहले भेद जाती है उसको, है ना, तो वो मानव के शरीर को भेदती हुई निकल जाती है ना, ये व्यवस्था है। तो वेग जिसका जितना ज्यादा होगा उसका भी संवेग उतना ही अधिक होगा, ये वेग की महत्वता है। द्रव्यमान की महत्ता हो गई, वेग की महत्वता हो गई, ठीक है। और देखिए क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है, जब वो किसी गेंद को पकड़ता है तो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाता है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पकड़ता है, गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। ऐसा करने से वो गेंद के वेग में कमी करता है, जिससे गेंद के संवेग में कमी होती है। गेंद का वेग कम होता है, गेंद का एक तरह से संवेग कम होता है, और जब संवेग कम हो जाता है तो बल की भी कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूं न्यूटन का गति का दूसरा नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही आता है। कौन सा? गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दोबारा सुनिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। और F बराबर क्या आएगा? K डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। K बराबर क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका वो है। और K बराबर क्या होगा? K बराबर आएगा 1। F बराबर क्या आएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये F बराबर आएगा। ठीक है, अगर मान लो यदि डेल्टा टी का मान अल्प हो तो हम इसकी लिमिट ले लेंगे। क्या आएगा लिमिट लेने पर? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और ये आ जाएगा तुम्हारा F बराबर कितना? डीपी डी। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम किसी की लिमिट ले लेते हैं तो फिर वो हो जाता है डिफरेंशिएशन। वैसे आप ये जानते हैं, हम जानते हैं P बराबर mv होता है ना, तो F बराबर डेल्टा, और यहां लिखेंगे हम क्या? mv अपॉन डेल्टा टी, और F बराबर m बाहर ले लो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होगा बच्चों? a के बराबर। और F बराबर क्या आएगा? ma। F बराबर क्या आएगा? ma। तो ये जो तुमने पढ़ा है ना F बराबर ma, वो गति के दूसरे नियम से आता है। ठीक है, ये बल की संकल्पना है। बल, आपसे कोई पूछता है बल क्या होता है, आप कहते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो ये आता कहां से? गति के दूसरे नियम से बल आता है। और बल का जो मात्रक है एसआई पद्धति में वो न्यूटन होता है। तो यहां से एक न्यूटन की परिभाषा और देता हूं मैं। F बराबर ma है ही है, m बराबर 1 kg और a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F बराबर क्या आएगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या मतलब बताओ? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान करने के लिए, चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है वो 1 न्यूटन है। या कह सकते हो कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित कर देता है। तो ये है बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का एक तरह से इंट्रोडक्शन कह लीजिए कि गति के 2 नियम मैंने आपको समझा दिए। ये वो चीज है और ये पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से, समझ रहे हैं ना, क्योंकि गति के नियम तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही है।
आप ये सोच लें कि साहब ये नहीं है, इनके बिना काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, और इसके रिलेटेड नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।